नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी टीचर भर्ती से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो के लास्ट में हम पूरे के पूरे टॉपिक से संबंधित एक ऑब्जेक्टिव मॉक टेस्ट को लगाएंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के बारे में, तो ये जो टॉपिक है ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में दे रखा है और उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट आपको चीज़ें याद रखनी है उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको समझना क्या है कि शिक्षा से संबंधित जितनी भी बातें हैं उन सबको आपको समझना है। मेन जो टॉपिक है जिनको आपको याद रखना है उसके बारे में डिस्कस करूँगा, क्योंकि अगर आप पूरे के पूरे सब्जेक्ट को पढ़ना चाहेंगे तो ये आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। साथ ही साथ आपको और भी कई सारे टॉपिक कंप्लीट करने हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं धीरे धीरे आपके लिए सारे टॉपिक का वीडियो एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के टॉपिक को क्लियर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द से हुई है। ठीक है, किससे? अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द से हुई है। और इसकी उत्पत्ति जो एजुकेशन शब्द है इसकी उत्पत्ति तीन शब्दों से हुई है। एक एजुकेयर, दूसरा एजुसियर और तीसरा है एजुकेटम। और तीनों का अर्थ क्या है? एजुकेयर मीन्स बाहर निकालना, एजुसियर मीन्स आगे बढ़ाना और एजुकेटम मीन्स शिक्षित करना। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाए इन तीनों में से किसी के बारे में कि बताइए एजुकेयर का अर्थ क्या होता है, तो बाहर निकालना, एजुसियर मीन्स आगे बढ़ाना और एजुकेटर मीन्स शिक्षित करना। अगर हमसे बात करें कि संस्कृत भाषा के किस धातु से शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो अंग्रेजी भाषा के संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना या विद्या प्राप्त करना। आगे देखिए, शिक्षा जो है एक द्विमुखी प्रक्रिया है। इसे किसने कहा है? इसे जॉन एडम्स ने कहा है। जबकि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, इसे जॉन डीवी ने कहा है। जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। उसमें दो मुखी प्रक्रिया में दोनों मुख कौन कौन से हैं? एक है शिक्षक और दूसरा है छात्र। और जो जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है उसके अनुसार तीन मुख कौन कौन से हैं? एक है अध्यापक, दूसरा है विद्यार्थी, तीसरा है पाठ्यक्रम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, तो द्विमुखी प्रक्रिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि द्विमुखी प्रक्रिया शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, इसे किसने कहा? तो जॉन एडम्स ने कहा। अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया इसे किसने कहा, तो जॉन डीवी ने कहा। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षा के प्रकार। अगर आपसे बात की जाए शिक्षा के प्रकार के बारे में, तो वैसे तो औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा होती है। तो इन सबको निप करके सिर्फ औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में बात करेंगे। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर क्या है? दोस्तों, औपचारिक शिक्षा में एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित विधि होती है, निश्चित समय होता है और निश्चित व्यक्तियों द्वारा योजना के आधार पर शिक्षा दी जाती है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे अगर औपचारिक की बात करें तो विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है वो शिक्षकों द्वारा एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार, निश्चित विधियों द्वारा और निश्चित समय अंतराल में निश्चित व्यक्तियों यानी टीचर्स द्वारा शिक्षा दी जाती है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसे आप घर बार कहीं भी जाकर, रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, कहीं से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आगे है शिक्षा के अभिकरण। शिक्षा के अभिकरण दोस्तों किसे कहते हैं? शिक्षा में सहायक उपकरणों, संस्थानों, व्यक्तियों को क्या कहते हैं? हम अभिकरण कहते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें शिक्षा के अभिकरण के बारे में, तो जो शिक्षा के अभिकरण होते हैं ये अभिकरण आखिर में अगर आपको शिक्षा ग्रहण करनी है तो उसके अंतर्गत, जैसे आप विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो किन उपकरणों की सहायता ले रहे हैं, किस संस्था में ले रहे हैं और किन व्यक्तियों द्वारा ले रहे हैं, इन्हें हम शिक्षा के अभिकरण कहेंगे। तो इस तरह शिक्षा के अभिकरण जो है वो एक औपचारिक होते हैं और एक अनौपचारिक होते हैं। दोस्तों, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। अगर आप इस चीज़ को एक बार समझ जाते हैं तो आपको वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित जितने भी टॉपिक है लगभग कवर हो जाएंगे। क्योंकि औपचारिक अभिकरण और अनौपचारिक अभिकरण से संबंधित जो है
टॉपिक अलग अलग दे रखा है वर्तमान भारतीय समाज में, जिससे अगर आप अलग अलग तैयार करेंगे तो बहुत टाइम आपका बर्बाद होगा। लेकिन अगर आप औपचारिक और अनौपचारिक अभिकरण को समझ जाते हैं तो आपको उन्हें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वैसे तो शिक्षा अभिकरण 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें औपचारिक और अनौपचारिक अभिकरण के बारे में तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें औपचारिक अभिकरण के बारे में, तो औपचारिक अभिकरण क्या होता है? समाज में सुसंगठित रूप में ये देखने को मिलता है। इसमें निश्चित स्थान पर शिक्षा ग्रहण की जाती है, प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्रदान करते हैं, नियमों का पालन करना पड़ता है, निर्धारित शुल्क देना पड़ता है और निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना पड़ता है। जैसे अगर हम विद्यालय की बात करें तो ये भी एक औपचारिक अभिकरण है। अगर हम राज्य के बारे में बात करें तो ये भी औपचारिक अभिकरण है। जबकि अनौपचारिक अभिकरण क्या होता है? जिसमें कोई संगठन नहीं होता, यानी कि असंगठित कहीं भी शिक्षा ग्रहण की जा सकती है, कोई निश्चित स्थान नहीं होता, जीवन से संबंधित अनुभव प्रदान करते हैं, कोई निर्धारित नियम नहीं होता, धन व्यय नहीं करना पड़ता और परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना पड़ता। जैसे हम बात करें घर के बारे में, सामुदायिक के बारे में, ये सारे जो है ये अनौपचारिक अभिकरण है। दोस्तों समझिए क्या कहना चाह रहा है। जैसे औपचारिक अभिकरण के बारे में, मान लीजिए विद्यालय में हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो ये समाज में संगठित रूप में देखने को मिलता है। एक निश्चित स्थान पर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से यानी कि आमने सामने बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, कुछ नियम होती हैं, टीचर्स को पढ़ाने के लिए कुछ लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं, कुछ नियमों को पालन करना पड़ता है, राज्य द्वारा जो है शिक्षा देने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है, शिक्षकों पर ध्यान देना पड़ता है, कुछ निश्चित शुल्क भी देना पड़ता है जो शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये औपचारिक अभिकरण के अंतर्गत आते हैं, जबकि अनौपचारिक अभिकरण में ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोस्तों ये एक टॉपिक बना है सामुदाय, तो सामुदाय और समाज इन दोनों के अंतर को आपको समझना होगा, क्योंकि ये भी जो है वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा के टॉपिक में दे रखा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें समुदाय और समाज के बारे में, तो अगर आप इन दोनों के अंतर को समझ जाते हैं तो आपके लिए ये समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों समुदाय, मान लीजिए समुदाय हम किन्हें कहेंगे? कोई भी एक ग्रुप है और वहाँ पे जो है बालक है, बूढ़े हैं और जवान व्यक्ति है, लेकिन हम उसको जो है एक समाज नहीं कह सकते। उसको इसलिए समाज नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं वो अपनी आसपास के जो कर्तव्य है, उनका जो कर्तव्य है आसपास के ऊपर, अपने बुजुर्ग के ऊपर, उन कर्तव्यों का पालन करना अभी तक उन्होंने नहीं सीखा है। जिस टाइम वो जो है अपने कर्तव्यों का पालन करना सीख जाएंगे, उस टाइम वो भी एक समाज का अंग बन जाएंगे। उतने टाइम जब तक उनके अंदर वो नैतिकता, वो कर्तव्य को पालन करने की भावना, वो कर्तव्य परायणता की भावना नहीं आएगी, तब तक वो समाज का अंग नहीं बन सकते, तब तक वो एक समुदाय का अंग होंगे। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए शिक्षा का काल। दोस्तों शिक्षा के काल में 3 प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। एक प्राचीन कालीन शिक्षा, एक बौद्धकालीन शिक्षा और तीसरा है मध्यकालीन शिक्षा यानी मुस्लिम कालीन शिक्षा। दोस्तों प्राचीन कालीन शिक्षा में जो है शिक्षा का केंद्र क्या होता था? गुरुकुल शिक्षा होती थी, धर्म पर आधारित शिक्षा दी जाती थी, वेदों का ज्ञान कराया जाता था, शिक्षा का केंद्र गुरुकुल होता था और जो शिक्षा में प्रवेश लेना होता था उसे हम उपनयन संस्कार कहते थे। अब जब शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब शिक्षा संपन्न हो जाती थी तो उस टाइम समावर्तन संस्कार होता था। तो जैसा कि बौद्धकालीन शिक्षा में इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये महात्मा बुद्ध द्वारा प्रारंभ किया गया था और इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो उस समय समाज में बुराइयां चल रही थी, जो कठिनाइयां समाज में आ गई थी, उनको दूर करने के लिए बौद्धकालीन शिक्षा बहुत प्रचलित हुई थी। उस टाइम जो शिक्षा प्रवेश लिया जाता था वो प्रवज्ञा कहलाता था और जब शिक्षा संपन्न हो जाती थी तो उसे हम उपसंपदा कहते थे। और इसमें शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या होता था? संघ होता था और शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या होता था? मोक्ष प्राप्त करना। तो दोस्तों चारों पॉइंटों को आप रट लीजिएगा क्योंकि मैंने चारों पॉइंट को अच्छे से डिनोट किया है ताकि आप इसको याद कर सके। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवेश को क्या कहा जाता था तो प्रवज्ञा संस्कार। अगर पूछा जाए कि बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा संपन्न होने को क्या कहते थे? उपसंपदा। अगर आपसे कहा जाए कि बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या होता था? संघ।
अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा प्रबोधकालीन शिक्षा में शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या होता था, तो मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है। तीसरा है मध्यकालीन यानी मुस्लिम कालीन शिक्षा। मुस्लिम कालीन शिक्षा या मध्यकालीन शिक्षा क्या है, इसमें दोस्तों जो है प्रमुख केंद्र क्या होता था, मकतब और मदरसा। मकतब शब्द की उत्पत्ति जो है वो कुतुब शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है लिखना, जबकि मदरसा शब्द की उत्पत्ति दरस। दोस्तों मध्यकालीन शिक्षा कैसे दी जाती थी, जो कुरान की आयतें थी उसकी आयतें कराकर प्रवेश लिया जाता था, लेकिन अगर बालक उन कुरान की आयतों को नहीं रट पाता था, नहीं बोल पाता था, तो उसको सिर्फ बिस्मिल्लाह बोलने के लिए कहा जाता था, और बिस्मिल्लाह बोलने से ही मान लिया जाता था कि उसके द्वारा जो भी रस्में पूरी करनी है वो सारी रस्में उसके द्वारा पूरी कर ली गई है। इसीलिए इसे बिस्मिल्लाह संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। देखिए इसमें शिक्षा की जो प्रणालियाँ हैं उनको हम देखेंगे, जिसमें अगर सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले किंडरगार्टन प्रणाली। किंडरगार्टन प्रणाली हम किसे कहते हैं, इसके जनक कौन है, इसके जनक है फ्रॉबेल। ठीक है। और ये जो किंडरगार्टन शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, ये जर्मन भाषा का शब्द है। तो किंडरगार्टन दो शब्दों से मिलकर बना है, किंडर और गार्टन। किंडर का अर्थ है बालक और गार्टन का अर्थ है उद्यान, अर्थात बालकों का उद्यान या बगीचा। तो दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किंडरगार्टन प्रणाली में किसको महत्व दिया जाता था, तो खेल और मनोरंजन पर महत्व दिया जाता था। ठीक है। अगला है मारिया मॉन्टेसरी प्रणाली, उसके संस्थापक कौन है, मैडम मारिया मॉन्टेसरी, जो कहाँ की रहने वाली थी, इटली की रहने वाली थी। और इनमें शिक्षिका का स्थान कैसा होता था, निर्देशिका, मित्र या फिर निरीक्षक के समान होता था। ठीक है। दोस्तों जो मारिया मॉन्टेसरी थी वो भी एक मनोविज्ञान की एक ज्ञाता थी, इसी कारण उन्हें बालकों के नॉलेज का अच्छा ज्ञान था कि उनके ऊपर कैसे मनोवैज्ञानिक कार्य किए जाए। इसीलिए वो जो शिक्षा का स्थान मानती थी, शिक्षक का स्थान वो मानती थी कि वो निर्देशिका, मित्र और निरीक्षक के समान ही होना चाहिए। उनकी जो पुस्तकें हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तकें उनके बारे में मैंने लिख दिया है, जैसे देखेंगे सीक्रेट ऑफ द चाइल्डहुड, चाइल्ड ट्रेनिंग, द मॉन्टेसरी मेथड और डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड। ये चार जो पुस्तकें हैं उनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं, और उन्होंने जो है एक चिल्ड्रन हाउस नामक संस्था की स्थापना की थी। अगला है बुनियादी या फिर बेसिक शिक्षा प्रणाली या फिर बढ़ता शिक्षा प्रणाली, जिसके जन्मदाता कौन है, महात्मा गांधी। और इन्होंने जो कितने वर्ष तक के बालकों को शिक्षा के अंतर्गत रखा था प्राथमिक शिक्षा में, तो 7 से 14 वर्ष तक के बालकों को प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा दी जाए, इसके बारे में उन्होंने विचार रखा था। इस शिक्षा का अन्य नाम क्या है, बुनियादी शिक्षा। और इसमें शिक्षा का माध्यम क्या माना जाता था, हस्तकला। उनके अनुसार जो कार्य किया जाए वो करके किया जाए, करके सीखा जाए, वही शिक्षा जो है वो ज़्यादा स्थायी होता है। दोस्तों यहाँ पे हमने जो है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। दोस्तों अगर पिछले साल के पेपर को भी देखेंगे तो आपको इसमें से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आप प्रयास कीजिएगा कि आपसे ये क्वेश्चन बाहर ना जाए। अगर आपसे इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर जरूर दें। वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, जिससे कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। दोस्तों मैं फिर से एक ऐसा ही वीडियो लाऊंगा जिसके अंतर्गत आपसे आपकी पूरी तैयारी, एक एक टॉपिक की तैयारी एक एक वीडियो में कराने का प्रयास करूंगा। तो चलिए अब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, ऐसा किसने कहा। ऑप्शन है जॉन डेवी, जॉन एडम्स, किलपैट्रिक या मारिया मॉन्टेसरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जॉन एडम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम्स के अनुसार शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया में दो तर्क कौन कौन से होते हैं। तो उनके अनुसार दो मुख होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, शिक्षक और छात्र यानी शिक्षक और शिष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा का विकरण कौन सा है, गृह, विद्यालय, राज्य या फिर समाज। तो औपचारिक शिक्षा का विकरण कौन सा है, विद्यालय है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पुस्तकालय शिक्षा का अभिकरण है औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिकतर या फिर सक्रिय, पुस्तकालय जो है वो भी एक औपचारिक अभिकरण है। अगला प्रश्न है, सामुदाय शिक्षा के किस अभिकरण का उदाहरण है। मैंने आपको सामुदाय और समाज दोनों के अंतर्गत उसके अंतर को बताया था। तो सामुदायिक शिक्षा का कैसा अभिकरण है, ये जो है एक अनौपचारिक अभिकरण है। अगला है, किंडरगार्टन प्रणाली के जनक कौन है। किंडरगार्टन प्रणाली के जनक फ्रॉबेल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है। तो किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है, ये जर्मन भाषा का
शब्द है। अगला प्रश्न, बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक कौन है? मैंने अभी आपको बताया था बढ़ता शिक्षा प्रणाली या फिर बुनियादी शिक्षा प्रणाली के जनक महात्मा गांधी है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिएगा। हम फिर से लौटने की एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।